ने पिछले टर्न पे लाइंस की 3D में इक्वेशन पढ़ ली, लाइंस को 3D में कैसे लिखना ये देख लिया। हल्का सा 1 मिनट में और लगा लेता हूं। कोई भी लाइन की इक्वेशन 3D में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म की होगी। कोई भी लाइन की इक्वेशन 3D में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के फॉर्म की होगी, जहां पर ए वेक्टर हमेशा होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन और बी वेक्टर होगा अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। यह है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन और ये वेक्टर पैरेलल टू लाइन। दो लाइंस की इक्वेशन 3D में कैसे लिखनी है वो भी हम समझ गए। दो लाइंस के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वो भी हम समझ गए। लाइन की इक्वेशन की मदद से बहुत सारे प्रकार की ज्योमेट्री सॉल्व की जा सकती है। तो अब मैं आपको सिखाने जाऊंगा सॉल्विंग ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ लाइंस। आइए एक दो छोटे छोटे सवालों से हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हो गया होगा, यस, एक दो छोटे छोटे सवालों से हम लोग बिल्कुल शुरुआत करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया, इसको ऊपर सरका देते हैं, इसे कोई छोटी सी बात नहीं है। ओके, मुझे उम्मीद है कि सवाल बिल्कुल दिख रहा होगा, बहुत बड़ा बड़ा टाइप किया है राज ने इसको। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। ओके चलिए, अब ये सबसे पहला सवाल मैं लगा के बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि जब मैं सवाल लगाऊं तो आप उस सवाल के को ढंग से सोचें और मैं कैसे कर रहा हूं उसको देखें। सुनो ध्यान से, अभी अपन ने ज्यादा कुछ वेक्टर में नहीं पढ़ा है, लेकिन ले दे के हल्का फुल्का सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और लाइंस की इक्वेशन 3D में लिखना सीख लिया है। लाइंस की इक्वेशन लिखने की मदद से हम तरह तरह के अफाइन ज्योमेट्री के क्वेश्चन, अफाइन ज्योमेट्री शब्द का मतलब होता है पैरेलल लाइन से रिलेटेड ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल इसके अंदर जो बातें मैं कहूं उन पर ध्यान दें। सुनो ध्यान से, पहले भी अपन ने एक छोटा सा क्वेश्चन किया है ट्रेपीजियम का, कि ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइनें पैरेलल साइड्स के तो पैरेलल होती हैं और उसकी लेंथ दोनों पैरेलल साइड के सम की आधी होती है। ये हम एक बार कर चुके हैं। अब जरा इधर देखें, थ्रू द मिडिल पॉइंट एम ऑफ अ साइड AD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ठीक है भाई साहब, एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABCD। चलो, थ्रू द मिडिल पॉइंट M ऑफ साइड AD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। AD का मिडिल पॉइंट M है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। अ स्ट्रेट लाइन BM इज ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन BM खींची जाती है इंटरसेक्टिंग AC एट R। जैसा कह रहा है वैसे करते आइए। AC को R पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड CD प्रोड्यूस्ड, CD प्रोड्यूस्ड का मतलब है CD को आगे बढ़ाने पर, आगे प्रोड्यूस करने पर एट Q, CD प्रोड्यूस को Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है और हमको साबित करना है यूजिंग वेक्टर्स कि QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स RB। ठीक है, तो कहां है Q? अच्छा, QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स RB। वैसे क्वेश्चन मुझे लगता है 9th में अगर आपने किया हो तो BC के पैरेलल एक लाइन खींच के ऐसा बड़ा पैरेललोग्राम बना के खट से हो जाता है, लेकिन फिलहाल हम इसको वेक्टर से करेंगे। और अब जो मैं बातें कहूंगा उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, वेक्टर से अगर अपन को कोई भी क्वेश्चन करना है तो एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। तो मैं क्या करता हूं, A पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर मान लेता हूं और D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर D वेक्टर मान लेता हूं। जब मैं ट्रेपीजियम का क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि पैरेलल लाइंस का फायदा उठाओ, पैरेलल लाइंस का। अब यहां पर पैरेललोग्राम में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। अगर ये B वेक्टर है, D वेक्टर है, तो C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर प्लस D वेक्टर। ये लीजिए, आइए जितने पोजीशन वेक्टर निकाल सको। M जो है वो A और D का मिड पॉइंट है, तो M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर D वेक्टर बाई 2। अब सुनेंगे ध्यान से, अब मैं पहले R निकालूंगा। कैसे फाइंड करेंगे यार? R जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है AC और BM का। तो अब मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BM निकालूंगा। 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी R वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर लैम्डा टाइम्स D वेक्टर बाई 2 माइनस B वेक्टर। सबसे ज्यादा जो आपको काम देगा
वो 2 पॉइंट फॉर्म ही काम देता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कम ही काम में आता है, आमतौर पर 2 पॉइंट फॉर्म। देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ बी एम लिख ली और यहीं पर हम लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ बी एम ए सी। तो ए सी लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल ओरिजिन प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब यहां पर ध्यान देना है, जब हम आई जे के टर्म में इक्वेशन लिखते थे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आई कैप के कंपोनेंट, जे कैप के कंपोनेंट, के कैप के कंपोनेंट को कंपेयर करते थे। इस समय इस बार आपने दोनों लाइनों की इक्वेशन बी वेक्टर और डी वेक्टर के टर्म में लिखी है, बी वेक्टर और डी वेक्टर के टर्म में लिखी है। तो जिनके टर्म में लिखी होती है उन्हीं को कंपेयर करते हैं। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे एट आर कंपेयर करें बी वेक्टर, तो ऊपर से बी वेक्टर का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा, नीचे से बी वेक्टर का कोफिशिएंट म्यू। यहां से कंपेयर करें डी वेक्टर, ऊपर से डी वेक्टर का कोफिशिएंट लैम्डा बाई 2 और नीचे से डी वेक्टर का कोफिशिएंट म्यू। आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 निकल के आती है, 1 माइनस 2/3 म्यू की वैल्यू 1/3 निकल के आती है। चाहे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की इक्वेशन में रख दो, चाहे म्यू की वैल्यू म्यू की इक्वेशन में रख दो, आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहां पर दोनों लाइनें सेम ही आर वेक्टर देंगी। तो आपको आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बड़े प्रेम से मिल गया, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 3। देखो, ऐसे हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं, इस प्रकार से हम लोग वेक्टर्स को यूज करते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया, ये थोड़ा सा ऊपर सरका दो, जगह चाहिए जरा सी। अब जैसे मैंने आर पॉइंट निकाला वैसे ही मैं अब क्यू पॉइंट निकालूंगा। तो अब हम फाइंडिंग की शुरुआत करेंगे। क्यू किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? बीएम का। तो बीएम की इक्वेशन तो लिखी हुई है, और सीडी की इक्वेशन लिखनी है। तो हम यहां पर इक्वेशन ऑफ सीडी लिख लेंगे। तो सीडी के अंदर कोई पॉइंट डी पॉइंट इस्तेमाल कर लें। तो आर वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर प्लस के टाइम्स सम स्केलर इनटू दिस माइनस दिस, तो ये निकल के आ गया बी वेक्टर। ये हमारे पास सीडी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब वापस से हम वही बात बोलेंगे कि एट क्यू, यहां कर लेते हैं या चलो यहां कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। एट क्यू पॉइंट पर क्या होगा? वापस से क्यू किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? बीएम का और सीडी का। तो ये लाइन भी आपने बी और डी के टर्म में लिखी है, ये नीचे वाली लाइन भी आपने बी और डी के टर्म में लिखी। जिसके टर्म में लिखेंगे उन्हीं को कंपेयर करेंगे। तो क्यू पॉइंट पर कंपेयर करें बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर को कंपेयर करें तो यहां पर वही 1 माइनस लैम्डा आ गया। यहां पर कंपेयर करें बी वेक्टर को तो के आ गया। उसके बाद कंपेयर करें डी वेक्टर को। यहां पर डी वेक्टर को कंपेयर करें तो लिखा हुआ है लैम्डा बाई 2, उसको यूज कर लेते हैं। यहां पर कंपेयर करें तो डी की वैल्यू तो 1 ही आ गई, ये तो 1 आ गई। तो क्लियरली लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई और के की वैल्यू -1 आ गई। ये आ गया लैम्डा 2 और के -1 आ गया। तो चाहे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की इक्वेशन में रख दें, चाहे के की वैल्यू के की इक्वेशन में रख दें, तो क्यू पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन लिख के और उनको सॉल्व करके इस प्रकार से पॉइंट निकाल लिए। अब हमको किसका रेशियो दिखाना है? क्यू आर अपॉन आर बी। बस 2 मिनट और। क्यू आर अपॉन आर बी, देखिए ध्यान से, क्यू आर अपॉन आर बी की बात करेंगे तो ये क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए, क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल बी प्लस डी बाई 3, बिल्कुल सिस्टमेटिक करें, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल डिवाइड बाय आर बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल बी। यार बी का पोजीशन वेक्टर तो अपन ने बी ही माना हुआ है, तो बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल आर बी प्लस डी बाई 3। और देखें कुछ बात बनती है क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 3b वेक्टर, तो 4b वेक्टर माइनस 2d वेक्टर होल अपॉन 3, और नीचे आ जाएगा 2b वेक्टर माइनस d वेक्टर। अरे बहुत बढ़िया, बाई 3। ऊपर से अगर 2 को कॉमन ले लें तो ऊपर भी आएगा 2b वेक्टर माइनस d वेक्टर बाई 3, नीचे भी आएगा
2b वेक्टर माइनस d वेक्टर बाई 3 और ये कट जाएगा। हाँ येलो रंग का यूज कर लेते हैं, ये कट गया। तो फाइनली हमारे पास रेशियो निकल के आ गया 2। हैंस पार्ट देखो, वेक्टर चैप्टर के अंदर रियल में अपन को ज्योमेट्री समझनी है, ज्योमेट्री, और वेक्टर के अंदर ज्योमेट्री भर भर के आती है। और अभी अपन ने जैसे जैसे आगे पढ़ते आएंगे आप देखेंगे कि ज्योमेट्री आती है और ज्योमेट्री पर ही ध्यान देना है। ठीक है जी, अपन ने अभी पहला सवाल किया है सॉल्विंग ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। कॉपी करें तो आगे बढ़ें, कॉपी करो। आइए एक और क्वेश्चन देखें इसी अफाइन ज्योमेट्री पर बेस्ड। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनर ट्रायंगल एओबी, जैसे ही उसने बोला इनर ट्रायंगल एओबी तो क्वेश्चन पूछने वाले ने खुद ही इशारा कर दिया कि इसको ओरिजिन मान लीजिए, इसको ए वेक्टर मान लीजिए और इसको बी वेक्टर मान लीजिए। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा फालतू बुद्धि नहीं लगाएंगे, एक पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे ही मानेंगे। अच्छा, इनर ट्रायंगल एओबी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी, ओबी का मिड पॉइंट है ई, तो ई के कोऑर्डिनेट्स हमको पता लग गए, बी वेक्टर बाई 2। आगे बोलता है बी ए डिवाइड्स एफ डिवाइड्स बी ए, एफ डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 1:2। तो बी से ए की तरफ रेशियो 1:2 लेना है। क्लियरली लिखा हुआ है एफ डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो 1:2। तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 3। और P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ OF। एक लाइन अपन ने OF खींची, एक लाइन अपन ने AE खींची और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P। OP अपॉन PF का रेशियो निकालना है, OP अपॉन PF का। तो P पॉइंट निकाल लेते हैं, वही जैसे पहले किया। अब हम P पॉइंट निकालेंगे और OP अपॉन PF का रेशियो करेंगे। आराम से देखिए कैसे करते हैं। P जो है वो OF और AE का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AE। 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो R इक्वल टू A वेक्टर प्लस सम लैम्डा टाइम्स B वेक्टर बाई 2 माइनस A वेक्टर। ऐसे ही हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ OF। OF लाइन की इक्वेशन वापस 2 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट पता एक और पॉइंट पता, तो R वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिन वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 3। ये आगे निकल के हमारे पास P पॉइंट निकालेंगे। अब आपने अब की बार जैसे पिछले क्वेश्चन किया था, अब की बार आपने लाइनों की इक्वेशन लिखी है ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप दोनों में क्या इक्वेट करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो मैं बोलूंगा एट पॉइंट P कंपेयर करिए ए वेक्टर। तो ऊपर से ए वेक्टर कितना आ रहा है भाई साहब 1 माइनस लैम्डा, नीचे से वेक्टर कितना आ रहा है म्यू बाई 3। अब कंपेयर करिए भाई साहब बी वेक्टर, तो ऊपर से कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2 और नीचे से कितना आ रहा है, आराम देखें 2 म्यू बाई 3। सिंपल सिंपल है, कोई डरने की बात नहीं। ये आ गया। आइए दोनों को सॉल्व करें, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लें। तो चेक कर ले यार इक्वेशन सही बनी है कि नहीं। 1 माइनस लैम्डा सही है और ये आ गया म्यू बाई 3, ये भी सही है और लैम्डा बाई ठीक है सही दिख रहा है, सही दिख रहा है 2 म्यू बाई 3। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2, 4/5। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/5। तो 4/5 1 माइनस 4/5 1/5 3/5। तो म्यू की वैल्यू आ गई 3/5। यहाँ रख के देखो लैम्डा की वैल्यू 3/5, तो 3/5 2/5 4/5 2 बिल्कुल सही सेट है। अब चाहे लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की इक्वेशन में रख दें, चाहे म्यू की वैल्यू म्यू की इक्वेशन में रख दें, आपको P पॉइंट पता लग जाएगा। जैसे म्यू की वैल्यू रखना इजी पड़ता है 3/5, तो 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 5। ये लीजिए मामला सेट। अब हमको OP अपॉन PF निकालना है, तो यही कर देता हूं, एक ही पेज पर आ जाएगा। OP अपॉन PF यानी OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय PF वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल 2b वेक्टर ए वेक्टर बाई 5। बिल्कुल मेथड सेट है, बहुत सिंपल होते हैं अफाइन ज्योमेट्री के क्वेश्चन। PF वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइनल माइनस इनिशियल 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 3 माइनस PF वेक्टर 2b वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 5। ये आ गया निकल। तो ये आ गया
2b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 5 होल डिवाइड बाई, यहां पर करेंगे 5×3 15, तो नीचे तो 15 आ जाएगा और 5 माइनस 3 2, तो 2 टाइम्स 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर। अरे वाह, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 5 निकल के आ गया। नीचे से 2/3 बल्कि अगर निकाल लें तो ये आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 5, ये आ गया निकल के, कट गया भाई साहब, ये लीजिए, और ये चीज निकल के आ गई 3/2। क्या प्रूव करना था इसको? अरे वाह, हैंस प्रूव्ड। ये बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा अपनी वेक्टर में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, कॉपी कर लीजिए। एक और वैसा ही क्वेश्चन लाइंस के ऊपर बेस्ड, ध्यान सुने। इनर ट्रायंगल एबीसी, वापस से एक ट्रायंगल एबीसी लिया गया है। इनर ट्रायंगल एबीसी, D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 3:2, तो D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 3:2, तो B से C की तरफ रेशियो लेना है 3:2, ठीक है। E डिवाइड्स CA इन द रेशियो 1:3, तो E डिवाइड्स CA इन द रेशियो 1:3। देखो जैसे लिखा जाता है उसी में रेशियो ले, BC से 3:2 तो BC से 3:2, CA से 1:3 तो CA से 1:3। द लाइन AD एंड B मीट एट H, द लाइन AD एंड BE मीट एट H, तो इसको H पर मीट करा देते हैं। एंड CH मीट्स AB इन F, एंड CH बड़ा ही बर्बाद है भैया, बहुत ही बर्बाद है। चलो देखते हैं, तो H यहां लिख लेते हैं ताकि वो लाइन में कट ना करे। CH मीट्स AB इन F, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन H डिवाइड्स AB, ठीक है। तो AF अपॉन FB फाइंड आउट करना है। आइए मिलजुल के करें, आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं। एक पॉइंट को तो ओरिजिन मान ही सकते हैं, तो मैं तो क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन मानो, सबसे ज्यादा फायदा होगा। पूछो कैसे? क्योंकि अगर ये पॉइंट A वेक्टर आएगा, ये पॉइंट B वेक्टर निकल के आएगा, तो देखिए ये 3 इंटू ओरिजिन 1 इंटू A वेक्टर, तो E पॉइंट खट से A वेक्टर बाई 4 आ जाएगा, D पॉइंट खट से 3 इंटू ओरिजिन 2B वेक्टर बाई 5 आ जाएगा। देखिए सिंगल वेक्टर के टर्म में आ गए। अब मेरा मुख्य उद्देश्य H पॉइंट निकालना, तो H किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? ADBE, तो मैं अब लिखूंगा इक्वेशन ऑफ AD। अब AD लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिख देंगे हम लोग, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस माइनस दिस 2B वेक्टर बाई 5 माइनस A वेक्टर, और इक्वेशन ऑफ AD के बाद BE, इक्वेशन ऑफ BE R वेक्टर इक्वल टू BE, B वेक्टर प्लस म्यू टाइम। बिल्कुल आप देखिए कैसे करना है, ये आगे काम आएगा। A वेक्टर बाई 4 माइनस B वेक्टर, ये लीजिए, ये मैंने AD की इक्वेशन लिख ली, A वेक्टर 2B वेक्टर बाई 5 माइनस A, और BE की इक्वेशन लिख ली B वेक्टर A वेक्टर बाई 4, बिल्कुल सही। अब मैं बोलूंगा एट H दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो H पर दोनों का A वेक्टर का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, दोनों के B वेक्टर का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग कंपेयर करेंगे A वेक्टर को कंपेयर करें तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बाई 4। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे B वेक्टर, तो B वेक्टर का कोफिशिएंट 2 लैम्डा बाई 5 इज इक्वल टू B वेक्टर का कोफिशिएंट 1 माइनस म्यू। बर्बाद सी इक्वेशनें बन गई हैं, बहुत ही बर्बाद इक्वेशन है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो आइए किसी एक की वैल्यू रख के देखें, तो यहां से म्यू बाई 4, तो ऊपर वाली इक्वेशन तो देखें तो 4 माइनस 4 लैम्डा इज म्यू, तो नीचे वाली में रख दीजिए, तो 2 लैम्डा बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू प्लस 4 लैम्डा, तो उसको 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बाई 5, 5 फॉर द 20, तो 18 लैम्डा बाई 5। तो वाह, तो लैम्डा की वैल्यू 5/6 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 5/6 आ गई, बहुत बर्बाद आई है। लैम्डा आप म्यू भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं कौन 5/6,
म्यू की वैल्यू आसान आती है क्या? अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 5/6 रख दें तो 2/6 1/3, 1/3 1 - 1 2/3। अरे वाह, म्यू सही आया है 2/3। म्यू 2/3 1 - लैम्डा 5/6 1/6 और 2/3 4 बिल्कुल सही। तो म्यू बल्कि सस्ता है, म्यू को रख दें तो एच पॉइंट जो आएगा म्यू की, म्यू में रख रहा हूं मैं, बी वेक्टर प्लस 2/3 टाइम्स ए वेक्टर बाई 4 माइनस बी वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बी वेक्टर प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ए वेक्टर बाई 6 माइनस 2b वेक्टर बाई 3, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर बाई 3 प्लस ए वेक्टर बाई 6। ये आ गया एच वेक्टर। थोड़ा सा काम हुआ है, क्वेश्चन लंबा है, एक्चुअली क्वेश्चन लंबा है भाई। हाँ, ये लीजिए, यहां तक गाड़ी पहुंच गई। अब एफ निकालना पड़ेगा। एच निकाल लिया, तो अब हम एफ के लिए करेंगे फॉर एफ इक्वेशन ऑफ ए बी लिख दीजिए। ए बी लाइन की इक्वेशन कितनी? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के टाइम्स बी वेक्टर, और लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ सी एच। अरे भाई साहब, आर वेक्टर इक्वल टू ओरिजिन वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 3 प्लस ए वेक्टर बाई 6 एच माइनस ओरिजिन इंटू एम, ऐसा लिख दीजिए एम। तो अब हम बोलेंगे एट एफ, कंपेयर करेंगे दोनों में ए वेक्टर। देखो आराम से करना है, तो यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा m/6। उसके बाद कंपेयर करेंगे बी वेक्टर, तो यहां से आ जाएगा k इज इक्वल टू m/3। तो यहां से m की वैल्यू 6 आ गई और k की वैल्यू 6/3 2 आ गई। तो यहां रख दें, 6 रख दें तो भी वही बात बनेगी, a प्लस 2b वेक्टर। तो f वेक्टर निकल के आ गया a प्लस 2b वेक्टर। एक मिनट देखें, a प्लस 2b वेक्टर f वेक्टर निकल के आ रहा है, कहीं कुछ एरर तो नहीं हो गया? एक मिनट, ए बी लाइन की इक्वेशन a वेक्टर प्लस के बी वेक्टर आ गई और सी एच लाइन की इक्वेशन ये निकल के आ गई। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई है? अगर m की वैल्यू 6 रख दें तो 6/3, k की वैल्यू 2 निकल के आई है। तो ए बी वेक्टर तो 2b वेक्टर निकल के आ गया। तो f इसको किस रेशियो में? फाइंड द रेशियो CA1:3। तो ये आ गया, लेकिन ये सुंदर तो बिल्कुल नहीं आया है। कोई बात नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन तो सही हो रही है कि नहीं हो रही? कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है? इक्वेशन ऑफ ए बी, अरे रे 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 रे, एरर हो गया, एरर हो गया। k इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखिए थोड़ा सा एरर, लेकिन इसको गैप से गायब कर सकते हैं मेरे ख्याल। इसमें ऐसे करने से भी गायब होता है क्या? नहीं, ऐसे करने से कुछ गायब नहीं होता, उसके ऊपर मिटाना ही पड़ता है। हाँ, अभी तो गड़बड़ाया था मामला। चलिए, इसीलिए तो बैठ नहीं रहा, वरना बैठ जाना चाहिए। ओके, अब कंपेयर कीजिए ए वेक्टर, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू m/6। कंपेयर कीजिए बी वेक्टर, k इज इक्वल टू m/3। अब आएगा मामला सेट। तो k की वैल्यू m/3 आ गई, 1 माइनस m/3, m/3 प्लस m/6 2m/3 m/2, तो m की वैल्यू 2 निकल के आती है और k की वैल्यू 2/3 निकल के आती है। एक बार चेक कर ले, k को 2/3 रख दिया, बिल्कुल सही, और k को 2/3 रख दिया तो 1/3 हो गया, बिल्कुल सही। अब आप रख दीजिए m को 2। अब आप जब m को 2 रखेंगे तो आपका f वेक्टर निकल के आएगा 2 टाइम्स b वेक्टर बाई 3 प्लस a वेक्टर बाई 6, ये निकल के आएगा। यानी 2b वेक्टर बाई 3 प्लस a वेक्टर बाई 3, यानी 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर। हाँ, वो 3 मिस हो गया था। अब देखिए, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर, और यहां पर ये f का पोजीशन वेक्टर 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 3 2b वेक्टर। तो ये इसको डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में। तो फाइनल आंसर जो हमको देना है, फाइंड द रेशियो इन विच f डिवाइड्स ए बी, तो a से b की ओर देखना है। तो f डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1।
ए बी को 2:1 के रेशियो। बहुत सही, छाप लीजिए। लाइंस की इक्वेशन देख ली और लाइन के अंदर हल्की फुल्की ज्योमेट्री भी देख ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं, इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आप लोग को ध्यान देना है। अच्छा, उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझाने के पहले एक छोटी सी बात समझिए। आइए छोटी सी बात समझ लें। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। मुझे पता है, जब मैं बोल रहा था तो आप यही सोच रहे हो कि करता है, नहीं करता है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वह वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो डायगोनल के पैरेलल वेक्टर ए प्लस बी होगा। अब रोम्बस भी है तो पैरेललोग्राम ही, इसके अंदर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम है लेकिन रोम्बस नहीं है। लेकिन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोम्बस। और रोम्बस के अंदर का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। रोम्बस का डायगोनल इस वर्टेक्स एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। लेकिन इस केस में भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन तो ट्रू ही है, यानी अभी भी डायगोनल के पैरेलल वेक्टर ए प्लस बी, जो कुछ इसमें होता है वो सब इसमें होता है। यहां पर अगर ऊपर वाले में देखें तो जो ये वाला डायगोनल, दूसरा डायगोनल निकल के आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसमें भी ये जो दूसरा डायगोनल निकल के आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और चूंकि ये रोम्बस है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब बोलो गुरुजी इसमें क्या खास बात है? तो हमको पता ही है, मैं जानता हूं आपको पता है, लेकिन अभी मैंने इसको याद दिला दिया। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन। लाइन के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लीजिए एक लाइन और दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ही लेंगे। मान लो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए वेक्टर है और पहली वाली लाइन पैरेलल है बी वेक्टर के और दूसरी वाली लाइन पैरेलल है सी वेक्टर के। तो अगर लिखना चाहो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन पहली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर और दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। अच्छा, अब सुनो, दो लाइनों के कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे? दो। दो लाइनों के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। एक रिजल्ट आपको पता ही होगा कि दो लाइनों के जो दोनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दो लाइनों के जो दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, अब मेरे मन में बहुत प्रगाढ़ इच्छा, प्रवीण इच्छा उमड़ रही है कि भैया इन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। अच्छी बात है, चाहिए। एंगल बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बड़े आराम से निकल सकती है। कैसे निकलेगी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन? भाई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो लाइन पर पॉइंट तो पता ही है ए वेक्टर, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी निकलेंगे। अब बस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर कोई बता दे, तो कोई नहीं बताएगा, खुद ही निकालना पड़ेगा। चलिए आइए एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर मैं आपको समझाऊं और सब बच्चे ध्यान देंगे कैसे निकलेगा एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर। सुनिए ध्यान। ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, इस लाइन पर एक वेक्टर ले लो बी टू पी यानी यूनिट वेक्टर, और इस लाइन पर भी एक वेक्टर ले लो सी टोपी यूनिट वेक्टर। अब आप इन टोपियों से दो वेक्टर ले लिए, हाँ ले लिए। अब आप पैरेललोग्राम बनाइए। तो सी के पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे और बी के पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे। ये लीजिए,
बनाएंगे पैरेललोग्राम लेकिन बन जाएगा रोम्बस। क्यों रोम्बस बन जाएगा? क्योंकि बी टोपी का मैग्नीट्यूड और सी टोपी का मैग्नीट्यूड बराबर है। उत्तरी उत्तरी। तो अगर ये बी टोपी वेक्टर है, सी टोपी वेक्टर है, इस डायगोनल के पैरेलल वेक्टर बी टोपी प्लस सी टोपी, और जो डायगोनल के पैरेलल वेक्टर है वही एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो यानी इस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ए वेक्टर इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस सम के टाइम्स या k1 टाइम्स बी टोपी प्लस सी टोपी, और बी टोपी प्लस सी टोपी के परपेंडिकुलर क्या होता है रोम्बस में? माइनस। तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर बी टोपी माइनस सी टोपी, बी टोपी माइनस सी टोपी। तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस k2 टाइम्स बी टोपी माइनस सी टोपी। वाह, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लाइन के पैरेलल जो वेक्टर हैं उनकी टोपियों को जोड़ने से एक एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर और लाइन के पैरेलल जो वेक्टर हैं उनकी टोपियों को घटाने से दूसरे एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर। सुनना है ध्यान से। लाइन के पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल कौन है? बी वेक्टर। इस लाइन के पैरेलल कौन है? सी वेक्टर। लाइन के पैरेलल जो वेक्टर हैं उनकी टोपियों को जोड़ने से एक एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर मिलता है, और लाइन के पैरेलल जो वेक्टर हैं उनकी टोपियों को घटाने से दूसरे एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर मिलता है। लाइन के पैरेलल वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स को जोड़ोगे एक एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर, और यूनिट वेक्टर्स को घटाओगे दूसरे एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर। कॉपी करो तो और गुड़ बातें करें। पहले कॉपी करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर इसको समझा देता हूं। देखिए, ये बी टोपी बी वेक्टर और ये लाइन ये एक ही पैरेलल है। सी टोपी सी वेक्टर और ये लाइन ये एक ही है, एक ही डायरेक्शन है। तो जो बी वेक्टर और सी वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर है वही बी टोपी और सी टोपी का भी एंगल बाइसेक्टर है। उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बी टोपी और सी टोपी को लेकर जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो बन जाएगा रोम्बस, क्योंकि ये लेंथ बराबर है। अब रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम मान लो, उसके इस डायगोनल के पैरेलल वेक्टर कितना? बी टोपी प्लस सी टोपी। इस डायगोनल के पैरेलल वेक्टर कितना? बी टोपी प्लस सी टोपी। अब ये डायगोनल क्या? एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि बना है रोम्बस, तो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल वेक्टर कितना? बी टोपी प्लस सी टोपी। चलिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर मैं बताऊंगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सुनो ध्यान से। मान लीजिए गिवन लाइंस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, ये एक लाइन दे रखी है और दूसरी लाइन दे रखी है म्यू सी वेक्टर। ये दो लाइंस आपको गिवन है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एक लाइन, एरान वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर दूसरी लाइन। ये दो लाइंस भैया अपने को गिवन है। एंगल बाइसेक्टर तो हम जान गए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए वेक्टर है। लेकिन हमारे मन में इच्छा उमड़ रही कि गुरुजी कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। उसके लॉजिक के चक्कर में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लॉजिक आप खुद भी समझ जाएंगे। यहां पर हम रिजल्ट के चक्कर में ज्यादा पढ़ेंगे। बी डॉट सी को देखो, अगर बी डॉट सी पॉजिटिव आता है तो बी टोपी प्लस सी टोपी इज वेक्टर पैरेलल टू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा वाला बी टोपी माइनस सी टोपी इज वेक्टर पैरेलल टू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब आपको अगर वो याद हो ना 2D स्ट्रेट लाइन, 2D या स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो उसके अंदर अपन चेक करते थे a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। वो a1 a2 प्लस b1 b2 a डॉट b डॉट c ही हुआ करता था। खैर उतना डीप में नहीं जाना अपन को। और अगर अपने पास b डॉट c लेस देन 0 आ गया तो उल्टा हो जाएगा, b टोपी प्लस c टोपी इज वेक्टर पैरेलल टू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर।
and B to P minus C to P is vector parallel to acute angle bisector. ये बिल्कुल ध्यान देना है, ये छोटा सा रिजल्ट है, ये रिजल्ट बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। बी टोपी डॉट सी टोपी यानी इनके पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात करनी है। ये पहली लाइन किसके पैरेलल है? बी वेक्टर के, और दूसरी लाइन किसके पैरेलल है? सी वेक्टर के। कॉपी कर लीजिए, लाइंस की इक्वेशन देख ली। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स की कोलिनियर होने की कंडीशन, एक ही लाइन में होने की कंडीशन। ध्यान से सोचा, लॉजिक लगाओ, लॉजिक, सिंपल लॉजिक। मान लो 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो सी वेक्टर है। कैसे कैसे पता कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं? पहला एक तरीका, अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस अगर ए सी डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो हो गए कोलिनियर। अच्छा, इतना ही नहीं, जो सबसे बढ़िया तरीका, अगर ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, ये बेस्ट है क्योंकि बी पॉइंट तो कॉमन है दोनों में। दैट इज कहने का मतलब ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के पैरेलल हो जाए और बी पॉइंट दोनों में कॉमन है तो ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होंगे। अच्छा, तीसरा तरीका, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो जाए। अभी मुझे एरिया निकालना आता नहीं है, मैंने आपको सिखाया भी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि अगर ए बी सी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। ओके, ये आ गया। और कोई बात कह सकते हैं? एक और बात कह सकते हैं, एक और बात कह सकते हैं, अगर ए वेक्टर कंपोनेंट के टर्म में गिवन हो, कैसे? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर अगर गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और अगर सी वेक्टर गिवन है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, तो डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 0। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई रिश्ता नाता नहीं। बच्चे 2D में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ के ऐसा सोचते हैं कि ये 3D में एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल नहीं। इसका और एरिया ऑफ ट्रायंगल का इनफैक्ट कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। ये मैं इसलिए बताता हूं कि जब नहीं बताता हूं तो बच्चे सोचते हैं अच्छा गुरुजी ने एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दिया। नहीं, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एट ऑल और डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर तीनों पॉइंट मान लीजिए कंपोनेंट के टर्म में पता है, अगर तीनों पॉइंट मान लीजिए कंपोनेंट के टर्म में पता है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कंपोनेंट के टर्म में पता है, ये पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अगर इनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो यानी तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। आइए एक और बात करते हैं, पांचवी और आखिरी गजब का रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब जो पढ़ने जा रहा हूं समझ जाएंगे। अब सुनना है ध्यान से। 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर will be collinear if there exist 3 scalars not all 0। 3 scalars, नाम लिख लेते हैं यार उनके, 3 scalars x, y, z not all 0
सच दैट, अब एक वो भी कर करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन कर देते हैं। विल बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। ये है गजब का एक रिजल्ट जो कि भाई साहब एक अलग ही मतलब दुनिया में लेके जाता है। 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर एबीसी हैं ये कोलिनियर होंगे अगर ऐसे इफ एंड ओनली इफ अगर ऐसे 3 स्केलर मिल जाएं जो सारे के सारे 0 ना हो लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 हो और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी भी 0। यहां पर एक शब्द आया है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है अगर कोलिनियर होंगे तो ऐसे 3 स्केलर एग्जिस्ट करेंगे और अगर ऐसे 3 स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोलिनियर होंगे। सिंपल लॉजिक। अगर कोलिनियर हैं तो 3 स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। गजब की डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ देता हूं। 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर एबीसी हैं ये कोलिनियर होंगे अगर हम ऐसे 3 स्केलर ढूंढ निकालें जो 3 के तीनों 0 ना हो लेकिन तीनों का सम 0 हो और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी की वैल्यू 0। आइए इसको प्रूफ करना बहुत जरूरी है। इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है इसका मतलब भाई साहब दोनों ओर से है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई। कहने का मतलब कोलिनियर होंगे तो ऐसे एक्स वाई जेड होंगे और अगर ऐसे एक्स वाई जेड होंगे तो कोलिनियर होंगे। चलिए बात करते हैं इसका छोटा सा प्रूफ देना बहुत जरूरी है। अब सुनो, सबसे पहले इफ ए बी सी कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें से कोई ना कोई बीच में होगा, कोई आली पल्ली तरफ होगा, तो कोई ना कोई बचे हुए दोनों को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी भाई कोलिनियर होंगे तो डिवाइड तो करेगा ही करेगा। यानी बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस 1 इंटू बी वेक्टर गड़बड़ इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर प्लस, सबको एक साइड ले जाओ, यानी ए वेक्टर माइनस लैम्डा माइनस 1 बी वेक्टर लैम्डा सी वेक्टर 0। देखिए ध्यान से, x को 1 मान लीजिए, y को माइनस लैम्डा माइनस 1 मान लीजिए, z को लैम्डा मान लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 है और साथ में एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर भी 0 है। तो पहले मैंने ये साबित किया कि अगर कोलिनियर होंगे तो ऐसे एक्स वाई जेड मिलेंगे ही मिलेंगे ताकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 हो। अब मैं इसका उल्टा प्रूफ करूंगा। इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया और साथ में एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर भी 0 हो गया, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया और एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, अब खुद सोचो, यहां से बड़े आराम से x को तुम माइनस वाई माइनस जेड लिख सकते हो, रख दो माइनस वाई माइनस जेड ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर 0। क्लियरली ए वेक्टर निकल के आ गया वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर अपॉन वाई प्लस जेड। अंधा बच्चा चीख रहा है, देखो देखो गुरुजी सेक्शन फार्मूला लिखा हुआ है, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। अब वाई बी वेक्टर है तो जेड इज टू वाई के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने दोनों ओर से प्रूव कर दिया, अगर कोलिनियर होंगे तो ऐसे एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे और अगर ऐसे एक्स वाई जेड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोलिनियर होंगे। इन दोनों बातों से एक छोटी सी बात कही जा सकती है, कोरोलरी। क्या बात कही जा सकती है कि अगर ए बी सी कोलिनियर है एंड एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस जबरदस्त सवाल आते हैं, कॉपी करिए पहले।